आखिर क्यों इंडिया अपने अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को कभी खत्म क्यों नहीं कर सकता और अपने ही आसपास के लोगों का आज एक ऐसा सच आप जानने वाले हैं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्यों साल 2047 तक भारत दो हिस्सों में कैसे टूट जाएगा? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं इन डेप्थ नॉलेज के इस एपिसोड को। गाइस, आज हम जब भी किसी भी एआई रोबोट को देखते हैं तो फ्यूचर के लिए वो हमें काफी बड़ा खतरा नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में एआई रोबोट्स के साथ साथ एआई ह्यूमंस भी मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस इंफॉर्मेशन को कभी भी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया जाता। साल 1993 स्कॉटलैंड के द रोशलिन इंस्टीट्यूट ने दुनिया को यह बताया कि वो जानवरों की क्लोनिंग बनाने की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली साल 1996 तक इस सेंटर के बायोलॉजिस्ट इयान विल्मट और उनके कलीग्स ने सक्सेसफुली डॉली नाम की पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी क्लोन शीप को भी बनाकर तैयार कर लिया जो कि नेचुरल बेसिस पर ना पैदा होकर लैब में बनाई गई थी। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद साल 1997 में इसी सेक्टर में एक और कंपनी की एंट्री होती है जिसका नाम था क्लोइनेट। एंड इंटरेस्टिंगली ये कंपनी इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर करना चाहती थी, जिसमें ये कंपनी दोनों ही पेरेंट्स के सेल्स के मॉलिक्यूल्स के पार्ट को निकालकर उसे लैब में डेवलप करती थी, जिसके के बाद एक पोजीशन तक डेवलप हो जाने के बाद उस पार्ट को सैरोगेट मदर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता था। एंड अमेजिंगली इस पूरे ही प्रोसेस के बाद जो बच्चा पैदा होता था वो एक्चुअली में अपने ओरिजिनल पेरेंट्स की तरह ही होता था, जिसके चलते हुए दिसंबर 27, 2002 में ईव नाम का पहला बेबी इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा बेबी बना जो कि पूरी तरीके से क्लोन किया गया था। एंड सरप्राइजिंगली इस चीज के बाद भी ये कंपनी यहाँ पर नहीं रुकी, क्योंकि इस कंपनी की सीईओ बेगैती बॉयसिलर ने ऑफिशियली दुनिया को यह बताया कि वो साल 2005 तक इस पूरी दुनिया में 20 से भी ज्यादा क्लोन बेबीज को पैदा कर चुकी थी। अब गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो साल 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन क्लोनिंग जैसे एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी। अब यहाँ तक बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई जब इस चीज के ऊपर रोक लगा दी गई तो फिर आखिर अब ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन कैसे गई? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि भले ही इस चीज के ऊपर ऑफिशियली रोक लगा दी गई हो, लेकिन बैक एंड पर आज भी ये चीज बहुत बड़े स्केल पर चल रही है। साल 2018 एक चाइनीज बायोफिजिसिस्ट ही जेंगकुई ने यह दावा किया कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसे नए मेथड को बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें वो किसी भी इंसान के डीएनए को इनिशियल स्टेज या फिर पैदा होने के बाद भी ऑल्टर करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इसके के बाद साल 2023 में चाइना ने ऑफिशियली ये भी अनाउंस किया कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें वो ना सिर्फ लैब में बच्चों को पैदा कर सकते हैं बल्कि वो उनके डीएनए में चेंजेस करके आप एक्चुअली में उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाकर भी आपको दे सकते हैं। यानी कि आपका बच्चा देखने में कैसा होगा, उसकी हेयर ग्रोथ कैसी होगी, उसको क्या चीज पसंद होगी और क्या चीज पसंद नहीं होगी, वो किस हद तक का सोच सकता होगा और ओवरऑल वो किस तरीके का होगा, ये तक भी आप लैब्स वाले साइंटिस्ट को बता सकते हैं और वो उसी बेसिस पर आपके बच्चे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ चाइना इस सेक्टर में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है तो वही साल 2023 तक ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, इजराइल और स्वीडन जैसी कंट्रीज ने भी अपने यहाँ पर ह्यूमन क्लोनिंग रिसर्च पर्पस से लीगल कर रखी है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर ये चीज इतने बड़े स्केल पर आगे बढ़ चुकी है तो आगे आने वाले समय में हमारे आसपास घूम रहा एक इंसान एक्चुअल बेसिस पर नेचुरली पैदा हुआ है या फिर लैब में उसके डीएनए को ऑल्टर करके आर्टिफिशियल तरीके से उसको डेवलप किया गया है, ये तक बता पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और उस केस में अगर कोई भी कंपनी या फिर इंसान अपने बच्चों को किस मेंटेलिटी का बनाना चाहती है ये तक भी कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बट अफसोस पूरी दुनिया के सामने हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की ही बातें करते हैं, लेकिन बैक एंड पर ये सब कुछ क्या चल रहा है इसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी जाती, व्हिच इज रियली सैड। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 2047 तक हमारा देश भारत दो हिस्सों में बंटने वाला है? बट हाउ? एक्चुअली गाइस, प्रेजेंट डेट में हमारी इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि साल 2047 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, जिसको की सपोर्ट और बैक करने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज भी कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स को पब्लिश करती हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट डेट में इंडियन गवर्नमेंट जो बोल रही है वो एक्चुअल बेसिस पर हो सकता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भले ही साल 2047 तक हम एक सुपर पावर बन जाएं, लेकिन फिर भी एक हाई इनकम वाली कंट्री हम नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए तब भी एक इंसान की इनकम कम ही रहेगी। अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा इन स्टैट्स को देखकर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में गाइस, साल 1990 में इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम लगभग $367 से लेकर $375 के आसपास थी। तो वहीं इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पड़ोसी चाइना के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $317
से लेकर $347 के आसपास थी, यानी कि क्लियरली हम इंडियन से कम। लेकिन वही बात अगर साल 2024 की जाए तो जहां चाइना की आज पर कैपिटा इनकम बढ़कर पहुंच गई है $12,115, तो वहीं हम इंडियंस की ये रुक कर रह गई है सिर्फ $2,731। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप इसी मैटर में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के सिर्फ 5% रईस ज्यादा पूरी कंट्री की 60% वेल्थ को ओन करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में वेल्थ इनइक्वालिटी अपने चरम पर हो सकती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्लियरली ये बोल रहे हैं कि जहां साल 2047 में इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, तो वहीं उस समय देश के सिर्फ 3 या फिर 4% अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो चुके होंगे, जबकि देश के बाकी के आम लोग इस रेशो से और ज्यादा गरीब। और यही चीज एक्चुअल बेसिस पर उस समय इंडिया को वेल्थ वाइज 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का काम करेगी, which is really strange। 13 मार्च 2024 फर्स्ट पोस्ट ने सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नेपाल को राजशाही से 16 साल पहले निजात मिल गया था, लेकिन बावजूद इसके भी आज की डेट में नेपाल के लोग डेमोक्रेसी को खत्म करके वापस राजशाही लाना चाहते हैं, जिसके की बाद बैक टू बैक बहुत सी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने इसी टॉपिक को कवर करते हुए पूरी दुनिया को यह बताया कि प्रेजेंट डेट में नेपाल की डेमोक्रेसी बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस का सामना कर रही है। बट द क्वेश्चन इज दिस कि नेपाल जैसी कंट्री आज के इस हाईटेक समय में अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करके वापस राजशाही को लाना ही क्यों चाहती है। एक्चुअली में गाइस, नेपाल में साल 1955 से पहले लगभग 240 सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से राजा का ही शासन चलता था, लेकिन साल 1955 में जब नेपाल के राजा ने संवैधानिक राजतंत्र लाने का निर्णय किया तो उस प्रोसेस में राजा के साथ साथ प्रधानमंत्री भी चुन के आने लगा, और तभी से ही नेपाल में अशांति फैल चुकी है, जिसके के बाद नेपाल के हालातों को सुधारने के लिए साल 2008 में नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर दिया गया, जिसके के बाद खड़क प्रसाद ओली और पुष्प कमल दहल की सरकारें आई। लेकिन इन सरकारों के भ्रष्टाचार से तंग आकर नेपाल के मशहूर बिजनेसमैन दुर्गा परसाई ने राजशाही वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, और उनके अकॉर्डिंग हिंदू राज घराने से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल का राजा बनाकर नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बट द पॉइंट इज दिस कि क्यों? एक्चुअली में गाइस, रिसेंटली नेपाल में किए गए बहुत से सर्वेस के अकॉर्डिंग वहां के मेजॉरिटी लोगों का यह मानना है कि राजा के शासन में नेपाल में ना सिर्फ ज्यादा शांति हुआ करती थी, बल्कि पर पर्सन इनकम कैपिटा भी काफी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगों का तो यह भी मानना है कि आज की सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रही, जिससे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं नेपाल के अंदर बढ़ती हुई चली जा रही हैं। लेकिन वही बात अगर राजशाही टाइम की जाए तो उस समय ना सिर्फ लोगों पर ज्यादा जॉब्स थी, बल्कि करप्शन और घूसखोरी ना होने की वजह से हर इंसान को अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटीज भी मिला करती थी। साथ ही साथ वहां के लोगों का यह भी मानना है कि क्योंकि पूरी कंट्री का सिर्फ एक ही राजा हुआ करता था और उसी के ही वंशज को आगे पूरा देश संभालना होता था, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और जिम्मेदारी के साथ कंट्री में होने वाले करप्शन को रोक पाते थे। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए साल 2024 में नेपाल जैसी कंट्री अपने यहां से डेमोक्रेसी को खत्म करके राजशाही वाले कॉन्सेप्ट को वापस लाना चाहती है। गाइस, आपने भी बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज में ये तो जरूर देखा होगा कि जब भी कोई भी एस्टेरॉयड हमारी अर्थ के पास आता है तो हमारे स्पेस साइंटिस्ट बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स या फिर चीजों को लॉन्च करके उस एस्टेरॉयड की शेप और डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। लेकिन इससे बाहर आकर क्या रियलिटी में कभी आपने ये सोचा है कि अगर वास्तव में हमारी अर्थ के साथ ऐसा हो जाए तो क्या हमारे स्पेस साइंटिस्ट ये कर भी पाएंगे या फिर नहीं? तो चलिए आज आपको रियलिटी से रूबरू भी करा ही देते हैं। 24 नवंबर 2021 नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका की नाम था द डार्क मिशन। एक्चुअली में इस मिशन का मेन मकसद ये जानना था कि अगर किसी भी सैटेलाइट को किसी एस्टेरॉयड से टकरा दिया जाए तो क्या उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन में कोई चेंज होगा या फिर नहीं। अब रियलिटी में नासा इससे भी पहले बहुत से ऐसे मिशंस कर चुकी थी, लेकिन उन सभी मिशंस में नासा को सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी थी। अब गाइस, इस मिशन को प्रैक्टिकल करने के लिए एक डिमरफोस नाम के एस्टेरॉयड को चुना गया जो कि हमारी अर्थ से लगभग 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अपने से 5 गुने बड़े एक एस्टेरॉयड की परिक्रमा कर रहा था। इस मिशन की लॉन्चिंग कामयाब रही और 10 महीने के लंबे समय के बाद फाइनली ये सैटेलाइट उस एस्टेरॉयड तक पहुंच गई। अब गाइस, अगर ये सैटेलाइट डायरेक्टली उस एस्टेरॉयड से ज्यादा टकरा जाएगी तो ऑब्वियसली ये अर्थ तक कोई भी डेटा को नहीं भेज पाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके साथ लिसिया क्यूब नाम की एक छोटी सैटेलाइट को भी भेजा गया जो कि टकराव से पहले इस सैटेलाइट से अलग हो जाती है और फिर 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये सैटेलाइट इस एस्टेरॉयड से जाकर टकराती है।
26 सितंबर 2022 यानी कि लॉन्चिंग के 10 महीने के बाद स्पेस से नासा के पास एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें इस टकराव की वजह से फाइनली उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो गई और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, जिसके की बाद मार्च 2024 में नासा को यह भी पता चला कि उस इंपैक्ट के बाद ना सिर्फ उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हुई बल्कि इस मिशन ने उस एस्टेरॉयड की शेप को भी चेंज कर दिया। बट द सैड पार्ट इज दिस कि क्या जरूरत पड़ने पर नासा दोबारा से ऐसा कर सकती है, और उसका एक्चुअल आंसर है नहीं। एक्चुअली गाइस, नासा ने इससे पहले और इसके बाद भी हमारे आसपास के एस्टेरॉयड्स की डायरेक्शन को चेंज करने का ट्राई किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो उनकी सैटेलाइट ठीक तरीके से एस्टेरॉयड पर इंपैक्ट डाल ही नहीं पाई, या फिर इंपैक्ट डालने के बावजूद भी वो उनकी डायरेक्शन को चेंज कभी कर ही नहीं पाई। तो ये कहना कि रीसेंट टाइम में अगर कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड हमारी अर्थ के क्लोज आ जाता है और हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर ही लेंगे, ये मूवीज में तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। बट द सैड रियलिटी इज दिस कि ये सच्चाई हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है। गाइस, अगर आप एक इंडियन हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपका डाइजेस्ट अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन हम डेली बेसिस पर एक ऐसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं जिससे बहुत सी फॉरेन कंट्रीज दूर से ही तौबा कर लेती हैं। एक्चुअली में गाइस, अगर आप डेली ब्रेड या फिर आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो आप ये पाएंगे कि उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको पॉलीसॉर्बोनेट्स 80 सेल्यूलोसिस इंक्लूडिंग कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में इमल्सिफायर के नाम से जाना जाता है। बट द स्ट्रेंज रियलिटी इज कि इन इमल्सिफायर्स को कभी भी एक इंसान के खाने के लिए बनाकर तैयार किया ही नहीं गया था। एक्चुअली में गाइस, साल 1910 में इन तरीके के इमल्सिफायर्स को सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट में डालने के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जिसके के बाद इनका इस्तेमाल साल 1930 तक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी किया जाने लगा। एंड इंटरेस्टिंगली, जब इन दोनों ही इंडस्ट्री में ये केमिकल एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम करने लगा, तो फाइनली साल 1960 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इन इमल्सिफायर्स को ऑयल और पानी के मिक्सचर में डाला गया और सरप्राइजिंगली इस केमिकल ने उस मिक्सचर को एक थिक व्हाइट कलर के मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि काफी हद तक क्रीम के जैसा लग रहा था। और उसी के बाद से ही इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फेरबदल करने के बाद इस केमिकल का इस्तेमाल आज की डेट में अलग अलग तरीके के फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ फ्रोजन डेजर्ट, ब्रेड और यहां तक कि मोस्टली पोटैटो चिप्स और फास्ट फूड के पैकेट के अंदर भी एज अ एडिटिव किया जाता है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर इंडिया में इतने बड़े स्केल में फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इन इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर फिर इनसे एक इंसान को प्रॉब्लम हो ही क्या सकती है। एक्चुअली में गाइस, साल 2015 में पबमेड सेंट्रल ने इन इमल्सिफायर्स के ऊपर रिसर्च को कंडक्ट करके ऑफिशियली एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें लोगों को इन्होंने ये बताया कि अगर इन तरीके के फूड इमल्सिफायर्स को आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके पेट में इन्फ्लेशन के साथ साथ मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम और यहां तक कि टाइप 2 डायबिटीज भी आपको हो सकती है। सो द लास्ट पॉइंट इज दिस कि अगर फिर हम लोगों को ये पता है कि ये चीज खाने से हमारी बॉडी में इन तरीके की प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, तो एक्चुअल बेसिस पर इन्हें फूड आइटम्स के अंदर डाला ही क्यों जाता है। एक्चुअली में गाइस, बचपन से ही हम सभी को 4 तरीके के टेस्ट रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, जो कि हमारी टंग के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से आधी है। एक्चुअली में गाइस, साल 2002 में साइंटिस्ट ने फाइनली उमामी नाम के एक और टेस्ट रिसेप्टर्स को ह्यूमन टंग के ऊपर डिस्कवर किया, और बेसिकली ये वो ऐसा टेस्ट रिसेप्टर है जो कि पूरे तरीके से प्रोसेस्ड या फिर फास्ट फूड के कांटेक्ट में आकर एक्टिवेट हो जाता है। अब इंटरेस्टिंगली, ये जो नया टेस्ट रिसेप्टर है, ये इन तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं कि जैसे ही इनसे इमल्सिफायर कांटेक्ट में आता है, ये बहुत बड़े स्केल पर एक्टिवेट होकर हमारे ब्रेन से डोपामिन को रिलीज करने लगते हैं। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए हमें घर का सादा खाना एज कंपेयर टू पैक्ड या फिर प्रोसेस्ड फूड थोड़ा सा कम एडिक्टिव लगता है। अब गाइस, क्योंकि ये टेस्ट रिसेप्टर्स एक तरीके से हम इंसानों की कमजोरी ही बन चुके हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सी बड़ी बड़ी फास्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग इमल्सिफायर्स को डालकर इसी को ही ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर करने का काम करती हैं, क्योंकि क्लियरली जिस कंपनी का प्रोडक्ट इन तरीके के टेस्ट बड्स को जितना ज्यादा एक्टिवेट करेगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये एक ऐसा अजीब सा रीजन है जिसके चलते हुए हमें इन तरीके के केमिकल्स हर दिन हर पल अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने ही पड़ते हैं। और ये एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। अकॉर्डिंग टू CAG 2023 रिपोर्ट, हमारी इंडियन रेलवे साल 2021 और 2022 में प्रॉफिट की बजाय 2604 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यही हाल हमारे रेलवे का साल 2022 और 2023 में भी रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2022 और 2023 में इंडियन रेलवे को हर 100 रुपए कमाने के लिए लगभग 98 रुपीज और 10 पैसा खर्च करने पड़ रहे थे। इसके की बाद अगर इनमें लॉसेस या फिर रिपेयर मेंटेनेंस को भी जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल ये लॉस साल 2021 और 2022 के आसपास ही बैठा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जैसे ही आप सिक्के की दूसरी साइड को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2023 में इंडियन रेलवेज ने 75 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करा था, तो वहीं साल 2024 में इंडियन रेलवेज का लगभग 500 से लेकर 550 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने का टारगेट
टारगेट है, जो सरप्राइजिंगली इतने घाटे में चलने के बावजूद भी हर साल पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि फिर जब हर एक स्टेज पर इंडियन रेलवे जाकर ये बोलती है कि वो बहुत बड़े लॉस में चल रही है, तो एक्चुअल बेसिस पर वो इतने बड़े अमाउंट में इतनी हाईटेक वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर कर ही कैसे रही है। एक्चुअली गाइस, वंदे भारत ट्रेन का कोर मैकेनिज्म हमारी ऑर्डिनरी ट्रेन के मैकेनिज्म से टोटल ही अलग है, क्योंकि जहां हमारी नॉर्मल ट्रेन में एक लोकोमोटिव या फिर इंजन होता है, तो वहीं वंदे भारत के हर एक वैगन के व्हील में छोटी छोटी मोटर लगाकर उन सभी को एक तरीके से इंजन बना दिया जाता है। अब इस केस में जैसे ही हमारी वंदे भारत ट्रेन ब्रेक लगाती है या फिर सडन अपने आप को रोकती है, तो इस केसेस में उन मोटर्स में लगे हुए आर्मेचर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उतने ही टाइम पीरियड के दौरान पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वंदे भारत की मेजॉरिटी ऑफ जर्नी के दौरान इसके अंदर एसी चलाने, लाइट जलाने या फिर इस पूरी ही ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिससे अगर सिंपली 1 किलोमीटर तक आप एक वंदे भारत ट्रेन को चलाते हैं और उसी 1 किलोमीटर तक आप एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को चलाते हैं, तो वंदे भारत का पर किलोमीटर चलने का खर्चा नॉर्मल ट्रेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम आता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडियन रेलवेज ने अब ऑफिशियली ये भी कहा है कि वो साल 2047 तक भारत के अंदर लगभग 4500 नई वंदे भारत ट्रेन को उतारेंगे। जबकि बात अगर नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी ट्रेन या फिर कोचेस की जाए, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी ईयर बाय ईयर बढ़ने की बजाय कम कर दी जा रही है। तो अल्टीमेटली अब आप ये कह सकते हैं कि खुद को लॉस से बाहर निकालने के लिए अब इंडियन रेलवेज काफी हद तक वंदे भारत ट्रेन का सहारा ले रही है। क्या इंडिया अपने अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को कभी खत्म नहीं कर पाएगा? वेल, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, ये आगे आने वाले कुछ ही मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। Unemployment rate remains a serious problem. गाइस, नॉर्मली हम इंडियंस के लिए सक्सेस का क्या मतलब होता है? बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहेगा। एक्चुअली गाइस, एक बेहद ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कि माउस व्हील एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसमें एक रोटेटिंग केज को एक जंगल में रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक चीज ब्लॉक को बांध दिया जाता है, जिससे कुछ चूहे अपने सामने खाना देखकर उस केज में भागने लगते हैं। लेकिन वो जितना भी भाग लें, वो ऊपर बंधे हुए इस चीज ब्लॉक तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। एंड लास्टली वो चीज मेल्ट होकर नीचे गिर जाता है। और रिसेंटली यही हाल हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का भी होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि ठीक उसी चूहे की तरह आज हम भीड़ के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जबकि इस चूहे की तरह हमारे पास खाने के लिए पूरा जंगल मौजूद है। 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। कोई वैकेंसी ही नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है गाइस कि हमारे देश में कंजर्वेशन इंजीनियर, विंड एनर्जी टेक्नीशियन, एथिकल हैकर, फूड टेस्टर, सोमेलियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक्यूस्टिक कंसल्टेंट और मीटरोलॉजिस्ट जैसी जॉब भी मौजूद हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हाई पेड जॉब्स हैं। बट एक्चुअली में हमारे यूथ को क्या करना होता है? रेलवे में सरकारी नौकरी, बैंक में सरकारी नौकरी, या फिर वही गिने चुने 10 से 12 सेक्टर्स के अंदर जॉब या फिर बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग ठीक जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। और गाइस, यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज जिसके पास इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, वो भी पियोन या फिर साफ सफाई वाली कुछ भी कैसी भी जॉब मिल जाए वो तक भी करने के लिए रेडी है। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर पहुंच चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। एक्चुअली गाइस, आज से कुछ दिनों पहले एक न्यूज बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुई थी, जिसमें अनएम्प्लॉयड इंडियंस को रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही वॉर में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। उन लोगों को सबसे पहले तो ये बोला गया कि उनको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या फिर हेल्पर की ही तर्ज पर पोस्टिंग दी जाएगी, और इसलिए भी उनकी पोस्टिंग वॉर जोन से काफी ज्यादा दूर रहेगी, और इसके बदले में हर महीने उन्हें 1 लाख रुपए की सैलरी भी मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई जिसका की कोई मिलिट्री स्किल्स भी नहीं था, वो लोग भी पैसों के लालच में रशिया पहुंच जाते हैं, जिसके के बाद उन लोगों को धोखा देकर फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा हूँ। ग्रेनेड, आर्टिलरी, हर चीज वहाँ पे गिर रही थी। हमारे पास 0% एक्सपीरियंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टाइम टू टाइम हमारे सामने बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, जिसमें इंडियन यूथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में अलग अलग कंट्रीज में प्लम्बिंग, लेबर या फिर इलेक्ट्रिशियन जैसी छोटी जॉब करने के लिए भी पहुंच जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो वापस अपने देश में आ भी पाएंगे या फिर नहीं। और ये हाल सिर्फ विदेश का ही नहीं, बल्कि हमारे देश भारत का भी है। जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। एक्चुअली में ये वीडियो क्लिप कानपुर रेलवे स्टेशन
लोकेशन की है, जहां पर जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये सब यूपी के पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स हैं। लगभग 50 लाख लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली वैकेंसीज थी सिर्फ 60,000। और यही सिमिलर सिचुएशन इंडिया में आपको टाइम टू टाइम हर एक जगह पर देखने को मिल जाएंगी। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर हमारे देश भारत में ये जॉब क्राइसिस इतने बड़े स्केल पर बढ़ ही क्यों रही है। एक्चुअली गाइस इसके पीछे कुछ मेजर पॉइंट्स मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले पॉइंट की जाए तो वो है एजुकेशन ट्रैप। एक्चुअली में गाइस इंडिया में शुरुआती दौर से ही एक बच्चे के दिमाग में रोबोट की तरह ये भर दिया जाता है कि एक आम इंसान की जिंदगी किसी भी मतलब की नहीं होती और इसलिए भी उसको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही होगा और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को अचीव करने के लिए उसको हर एक सब्जेक्ट में बाकी सभी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना होगा। और इसलिए आज की डेट में एक बच्चा मैथ और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर भी आता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो इंग्लिश में फेल हो जाता है तब भी उसके ऊपर फेलियर के टैग को लगा दिया जाता है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट सही होता तो हमारे सामने श्रीनिवासा रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ आखिर आते ही फिर कैसे? क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ को डीपली स्टडी करेंगे तो वो मैथ्स के अलावा कि बाकी के किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन्फिनिटी सीरीज, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन और नंबर थ्योरी को डिस्कवर करने में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हर एक सेक्टर में ब्रिलियंट बनाने के पीछे लगा ही हुआ है, तो एक्चुअली में इंडिया के अंदर एक स्टूडेंट अपने अंदर दबी हुई स्किल को कभी ढूंढ ही नहीं पाता, जिसके के बाद जैसे ही वो मार्केट में जॉब लेने के लिए निकलता है एक्चुअल बेसिस पर उस समय उसे ये रियलाइज होता है कि उसके अंदर स्किल्स की कमी है। लेकिन वहीं अब जरा ये सोचिए कि अगर शुरुआत से ही हमारा स्कूल हमें हमारी स्किल्स के ही अकॉर्डिंग पब्लिक स्पीकिंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, लीडरशिप स्किल्स, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि बिजनेस को कैसे खोलना है और अपनी मनी को कैसे ग्रो करना है, अगर इन सारी चीजों को सिखाएगा तो प्रैक्टिकल बेसिस पर हमें जॉब हासिल करने में कितनी ज्यादा आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये चीज अचीव करना कोई नेक्स्ट लेवल का हो या इम्पॉसिबल हो, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत सी कंट्रीज के स्कूल इसी मेथड को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिकल बेसिस पर वो बच्चों को ये स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अपनी हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि अब इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है कंफर्मिटी बायस। गाइस अब जरा एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आप एक दिन बाहर से अपने घर में घुसते हैं और अपने पेरेंट्स से ये बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि फूड टेस्टर, यूट्यूबर, एडिटर या फिर स्लीप टेस्टर बनना है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग हमसे ये बोलेंगे कि क्या ये भी कोई रियल जॉब होती है और इस जॉब को करके कितने ही पैसे कमा लोगे, और पैसे कमा भी लोगे तो हम सोसाइटी को क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा खाना टेस्ट करके पैसे कमाता है। और यहीं से ही एक ऐसा इनफाइनाइट सर्कल हमारी सोसाइटी के अंदर जनरेट हो जाता है जिसको फॉलो करते करते हम सभी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वही जॉब या फिर बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं जिस जॉब या फिर बिजनेस में हमारे पेरेंट्स या फिर हमसे बड़ी पीढ़ी ऑलरेडी अपने हाथ आजमा चुकी हो। जब ऐसा होता है तो हमारे पैशन और टैलेंट को हमें ना चाहते हुए भी मारकर खत्म करना ही पड़ता है। और जब हम हमारे पैशन और स्किल से अलग हटकर उस बिजनेस या फिर जॉब में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमारे दोस्त या फिर रिश्तेदार ऑलरेडी हमें फोर्सफुली इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, तब उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है। साल 2024 इंडिया के अंदर किए गए अलग अलग सर्वेस के अकॉर्डिंग आज 35% बीटेक ग्रेजुएट्स जॉब के लिए अनफिट हैं, तो वहीं 30% एमबीए स्टूडेंट्स एमबीए करने के बावजूद भी जॉब के लिए पूरे तरीके से अनफिट है। एंड इंटरेस्टिंगली ये आंकड़ा यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि 60% आईटीआई स्टूडेंट्स, 75% पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और 46% इंडियन ग्रेजुएट्स अपने ही सेक्टर में जॉब करने के लिए अनफिट हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन एक्चुअल बेसिस पर अपने ही कोर्स में इंटरेस्ट का ना होना है। नंबर 3, द स्किल गैप। एक्चुअली गाइज आज इंडिया अपनी चीप लेबर के लिए पूरी ही दुनिया में फेमस है, जबकि बात अगर इनोवेशन की फील्ड की जाए तो हम ग्लोबली इन्वेंशन इंडेक्स में आउट ऑफ 132 कंट्रीज सिर्फ 40 पर ही रैंक करते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन साल 1990 तक हमारे देश की 60 से 70% आबादी का सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ा रहना था, जिसके चलते हुए आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी नए और इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने टीचर के पास जाता है तो एक्चुअल बेसिस पर टीचर को भी उस नए आइडिया या फिर स्किल की जानकारी होती ही नहीं है, जिससे इनिशियल स्टेज पर ही इंडियन स्टूडेंट को वो मेंटोर की कमी फील होने लगती है। लेकिन इसके साथ ही अगर इन सारी चीजों को फाइट करने के बाद अगर एक इंडियन स्टूडेंट फिर भी कॉलेज में जाकर एक नए और एडवांस अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करता है, तो क्योंकि वहां के मैनेजमेंट को भी वो समझ में नहीं आता है, तो उस स्टूडेंट की उस प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज पर ही दबा दिया जाता है। और आगे चलकर यही एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चक्कर में इनोवेशन के सेक्टर में हम इंडियंस काफी ज्यादा पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो वहीं गाइस अब बात अगर तीसरे और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है हमारे देश में पेपर का लीक कर जाना।
एक्चुअली गाइस, एक स्टूडेंट एक एग्जाम की जी तोड़ मेहनत करे और उसकी तैयारी करे और लास्टली उसको ये पता चले कि पेपर लीक होने की वजह से वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो उसका मेंटल प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी में पड़ता है, जिसे हमारी गवर्नमेंट को हर हाल में कड़े नियम लाकर खत्म करना ही चाहिए। और गाइस, यही वो कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसके चलते हुए आज हम इंडियंस एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम और ज्यादा एडवांस होते हुए चले जाएंगे, हम जॉब्स या फिर इनोवेशन के सेक्टर में बढ़ने की बजाय पिछड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन इन सारी ही चीजों को आसानी से अपने सिस्टम, अपनी मेंटेलिटी और बच्चों को वो करने की फ्रीडम देकर खत्म किया जा सकता है जो एक्चुअल बेसिस पर वो करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारा ये सिस्टम और सोसाइटी की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, फॉर श्योर आप कुछ भी कर लीजिए, इंडिया के अंदर जॉब क्राइसिस खत्म नहीं हो सकती। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।